तो नमस्कार, अपन बात कर रहे हैं सोल्युबिलिटी, विलीयता क्या होती है, किसे कहते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन द सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अपन बात करें सोल्युबिलिटी की, विलीयता जिसे अपन कहते हैं। तो सोल्युबिलिटी एज ए टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, एक तरह से ये कंसंट्रेशन ही होती है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है कि अपन ये बात करें कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, कांस्टेंट टेम्परेचर पर सेचुरेटेड सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है, उसी कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी कहते हैं। इसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता, इसी को क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सांद्रता की जो यूनिट होती है, वही यूनिट किसकी होगी, सोल्यूबिलिटी की होगी। इसका मतलब सोल्यूबिलिटी की जो यूनिट है, इकाई जिसको अपन कहते हैं, ये मोल प्रति लीटर हो जाएगी, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम बटा मोलिकुलर वेट इनटू लीटर। और इसी सोल्युबिलिटी को अपन एक तरह से कंसंट्रेशन की यूनिट हो गई है, इसलिए इस सोल्युबिलिटी को अपन मोलरता, मोलेरिटी के इक्वल मान सकते हैं। लेकिन मोलरता के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट या सैचुरेटेड सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन की सांद्रता को विलीयता कहते हैं। क्लियर। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि एक निश्चित टेम्परेचर पर संतृप्त विलयन की सांद्रता। अब संतृप्त विलयन क्या होता है, तो वह विलयन, जब कोई विलय पदार्थ अपन इसमें विलायक मिक्स करते हैं, तो जब विलय विलायक में घुलना बंद हो जाता है, जिस स्टेज पे, उस स्टेज पे जो विलयन होगा, उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर। जैसे मान लो नमक है, पानी में नमक घोल रहे हैं अपन, और एक ऐसी स्टेज आएगी जब नमक घुलना बंद हो जाएगा, तो उस अवस्था में जो नमक का विलयन होगा, वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो सांद्रता होती है, उसे ही क्या कहते हैं, विलीयता कहते हैं। क्लियर। तो ये तो बात हुई विलीयता की। दूसरी टर्म है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं विलीयता गुणनफल, और इसे KSP से डिनोट करते हैं। तो ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जैसे पार्सली सोल्यूबिलिटेड साल्ट है, जैसे आंशिक विलयशील लवण, जैसे बेरियम सल्फेट, AgCl, AgNO3, ऐसे लवण जो पानी या विलायक में अपन ये कहें कि आंशिक रूप से डिजोल्व होते हैं, पार्सली डिजोलेबल होते हैं, आंशिक रूप से घुलते हैं, तो उनकी जो सांद्रता है वो विलेयता के रूप में लेते हैं। और वो विलेयता है, विलेयताओं का जो गुणनफल है, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सोल्युबिलिटी, इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे अपन एक सिंपल सी बात करें कि मैंने बेरियम सल्फेट साल्ट है, इस बेरियम सल्फेट को जब आयनित करते हैं, तो ये पानी में पार्शियली डिजोलेबल होता है, पानी में घुल जाता है, लेकिन कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है। तो ये बेरियम सल्फेट आयनों में टूट जाता है, Ba+2 और SO4-2। जैसे ही बेरियम सल्फेट को अपन डिजोल्व करेंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसपे ये घुलना बंद हो जाएगा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसकी सोल्युबिलिटी S है। तो Ba+2 की भी सोल्युबिलिटी S और SO4-2 आयनों की सोल्युबिलिटी भी S हो गई। सोल्युबिलिटी का मतलब सांद्रता, इनकी सांद्रता, अगर विलयन की सांद्रता S है, तो आयनों की सांद्रता भी विलयन की सांद्रता के इक्वल होती है। क्लियर। अब मैं इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, KSP। इसका मतलब Ba+2 की सांद्रता इनटू SO4-2 आयन की सांद्रता। इन आयनों की सांद्रताओं का मल्टीप्लीकेशन ही सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसकी भी S है, इसकी भी S है, इसका मतलब ये हो गया S²। तो ये मैं बोल सकता हूं कि बेरियम सल्फेट के लिए KSP बराबर होता है S²।
इसका मतलब बेरियम सल्फेट जैसे साल्ट के लिए सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। इसी प्रकार अपन अन्य साल्ट्स की बात करें कि उनका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कैसे डिटरमाइन करें, तो बहुत सिंपल सी मेथड है, अपन इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा कि AgCl साल्ट के लिए सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये आयनों में टूटता है Ag+1 और Cl-1। इसका मतलब इसकी भी सोलिबिलिटी S, इसकी भी सांद्रता S, तो KsP अपन लिख देंगे, KsP बराबर Ag+1 की सांद्रता इंटू Cl-1 की सांद्रता। इसका मतलब S इंटू S, तो KsP हो गया S स्क्वायर। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये तो सिंपल सा साल्ट है, एक अलग साल्ट लेते हैं अपन। मैंने ले लिया AlCl3 लवण की बात करें, AlCl3, तो AlCl3 कैसे टूटता है, Al+3 और 3Cl-1 आयन। क्लियर। अब इसके लिए अपन KsP लिखें, तो Al+3 की कंसंट्रेशन इनटू Cl-1 की कंसंट्रेशन, मोल होते हैं वो पावर में चले जाते हैं, तो घात 3, ये हो गया साहब। अब इसके लिए इसकी कंसंट्रेशन S, तो ये 3 मोल है, तो इसकी हो जाएगी 3S। अब इसका मान रख देते हैं, तो ये तो हो गया S इंटू Cl- की कंसंट्रेशन 3S का होल क्यूब, तो ये वैल्यू हो जाएगी S इंटू 27S³, इसका मतलब 27S4। तो AlCl3 के लिए KsP का मान 27S4 प्राप्त होता है। ऐसे अपन कोई भी साल्ट के लिए KsP का मान बता सकते हैं। जैसे मान लो अपन कोई दूसरा साल्ट ले लेते हैं, जैसे मान लो Na2CO3 के लिए KsP का मान निकालना है, तो ये टूटता है 2Na+ और CO3-2 आयनों में। इसकी 2S कंसंट्रेशन, इसकी S, तो KsP बराबर 2S का स्क्वायर गुणा S, तो ये हो गया KsP बराबर 4S स्क्वायर इंटू S, इसका मतलब 4S³। तो सोडियम कार्बोनेट के लिए KsP का मान 4S³ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अपन कोई भी साल्ट हो, उस साल्ट के लिए KsP सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की गणना इजीली कर सकते हैं। क्लियर, नो डाउट। अब एक छोटा सा टर्म है जिसको अपन कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ये क्या होता है और इसका क्या यूज है, जिसको अपन कहते हैं सम आयन प्रभाव। तो सम आयन प्रभाव क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कॉमन आयन इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, अधिकांश स्टूडेंट में कंफ्यूजन होता है। इसको कहते हैं सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव से अपन इसको डिनोट करते हैं जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य वाले विलयन में अपन कोई प्रबल, जैसे मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इस दुर्बल विद्युत अपघट्य वाले विलयन में अपन क्या मिला देते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अपन क्या करें कि ऐसा दुर्बल विद्युत अपघट्य है जिसमें आयन है, धनायन और ऋणायन, उस दुर्बल विद्युत अपघट्य में ऐसा प्रबल विद्युत अपघट्य मिक्स करते हैं जिसमें से एक आयन इस दुर्बल विद्युत अपघट्य आयन के समान होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इस विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समान आयन वाला किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में समान आयन वाला प्रबल विद्युत अपघट्य में मिक्स करते हैं तो उस दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा कम हो जाती है, और इस फिनोमिना को, इसी परिघटना को सम आयन प्रभाव कहते हैं। क्लियर। जैसे अपन ऐसे समझते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य ले लिया मैंने, जैसे मान लो
H2CO3 है। अब इस H2CO3 में ऐसा प्रबल विद्युत अपघट्य मिला देते हैं कि एक आयन इस दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसा हो। जैसे H2CO3 में मैंने मिला दिया Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट। अब ये H2 कैसे टूटता है, 2H प्लस और CO3 माइनस 2, Na2CO3 2Na प्लस और CO3 माइनस 2। तो कार्बोनेट आयन दोनों में समान है। तो समान आयन के कारण इस दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा कम हो जाती है और इस फिनोमिना को ही कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। इसका क्या यूज है, तो इस सम आयन प्रभाव के द्वारा नमक का शुद्धिकरण करते हैं। जैसे नमक है, नमक क्या होता है, इसका यूज पहला प्यूरिफिकेशन ऑफ द साल्ट, नमक का शुद्धिकरण, नमक का शुद्धिकरण। नमक का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, नमक होता है NaCl और NaCl कैसे टूटता है कि Na प्लस और Cl माइनस आयन के रूप में। अब इसमें अपन HCl डाल देते हैं तो HCl क्या होता है H प्लस और Cl माइनस। तो Cl माइनस आयन समान है, समान आयन के कारण NaCl जो विद्युत अपघट्य था, जो लवण था, जो नमक था, उसके आयनन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए ये इजीली अवक्षेपित हो जाता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है। तो नमक का शुद्धिकरण अपन HCl के द्वारा किया जाता है। ऐसे साबुन का निर्माण, दूसरी एप्लीकेशन साबुन का निर्माण। साबुन होता है सोडियम उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। जैसे C17H35 COONA, एक तरह से सोडियम स्टीरेट है, एक तरह से साबुन हो गया। तो उच्च वसीय अम्ल होते हैं, उनके सोडियम साल्ट साबुन कहलाते हैं। अब इस साबुन में अपन NaOH मिला देते हैं तो समानन प्रभाव हो जाता है, तो अक्षेपण हो जाएगा। तो नमक का शुद्धिकरण, साबुन का निर्माण और अन्य जैसे अम्लीय मूलक, एसिडिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स का निष्कर्षण मतलब सेपरेशन भी अपन इस मेथड कॉमन आयन इफेक्ट के द्वारा करते हैं। जैसे मान लो एसिडिक रेडिकल्स, जिसमें मोस्ट ऑफ द जो धनायन ऋणायन होते हैं वो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं। बेसिक रेडिकल्स जैसे प्रथम समूह, शून्य समूह, इनका निष्कर्षण भी, अक्षेपण भी अपन किस परिघटना द्वारा करते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट के द्वारा। अब जो रेडिकल्स है उनका प्रिसिपिटेशन, अवक्षेपण कब होगा, जब आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से क्या हो, अधिक हो, तभी अवक्षेपण होगा, अदरवाइज अवक्षेपण नहीं होता है। क्लियर? तो थैंक यू।